नमस्कार, मैं हूं तेज सैनी। आप सभी का स्वागत है एचएम क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर सेकंड बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बहुपद आखिर में है क्या, बहुपद क्या चीज है, क्या है बहुपद और बहुपद कहाँ यूज लिया जाए, बहुपद के प्रकार क्या है और उन प्रकारों में से भी जो क्लास 10th के अंदर पूछा जाता है वह कौन सा प्रकार है। तो बहुपद क्या है? दो या दो से अधिक पद होते हैं उन्हें ही बहुपद कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद, जैसे 4x + 2। इसमें कितने पद हैं? 2। तो ये क्या है? एक बहुपद। अब जैसे 3x² + 6x + 2, ये क्या है? ये भी एक बहुपद है। और बहुपद वही होती है जिसके शून्यांक होते हैं। शून्यांक क्या होते हैं ये भी जानना चाहिए कि शून्यांक जो x का मान होता है वही शून्यांक होता है। जैसे इसमें x का मान क्या है? इसमें x का मान 4। अब जैसे इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो गई? -2 और x बराबर -2/4 और x बराबर 1/2। जो ये 1/2 आंसर आया है यही क्या है? इसका शून्यांक। इसका क्या है? शून्यांक। तो जिसका शून्यांक है, जिस भी बहुपद का शून्यांक है वही बहुपद है। जो भी समीकरण या बहुपद है जिसके अंदर शून्यांक है वही बहुपद है, और जिसके अंदर शून्यांक नहीं है वह एक बहुपद नहीं है। जैसे 1/x + 1, ये कोई बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मान, जैसे ये 0 हो गया, अब क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। तो 1 बराबर इस समीकरण को जैसे 1/1 वज्र गुणा कर दिए तो 0। तो इसमें तो x का कोई मान ही नहीं दिख रहा, x ही नहीं दिख रहा, तो ये एक बहुपद नहीं है। तो हमें पता चल गया कि बहुपद क्या होता है और बहुपद से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुपद के प्रकारों पर चलते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, और किस आधार पर है ये बहुपद के प्रकार? घात के आधार पर। जो ये घात लग रही है, जैसे 2, या फिर कोई और समीकरण बना दे, जैसे u⁴ + 5u3 + 2u + 1। जैसे इसमें अधिकतम घात कितनी है? 4, तो ये 4 घात वाला बहुपद हो गया। तो इसमें क्या हो गया? बहुपद के प्रकार किसके आधार पर? घात के आधार पर, घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार जो घात के आधार पर, वो होते हैं 3 वर्गों में, और उन 3 से ही उनसे अधिक बहुपदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे पहला, यानी एक घात, जो कौन सी समीकरण है? ये जिसमें x की घात क्या है? 1। एक घात वाले को कहते हैं रेखिक बहुपद। और 2 घात वाले को कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। और 3 घात वाले को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। और इन तीन से ही इनसे अधिक वाले बहुपदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 4 घात वाला है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x⁴ की घात 2।
x की घात 2 की घात 2। जैसे अब इसको लिखूं तो 2u की घात 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर और u का स्क्वायर 4। तो हम ये क्या है, एक द्विघात वाला बहुपद है। तो इस प्रकार हम जो इनसे अधिक वाले बहुपद हैं या इनसे अधिक घात वाले बहुपद हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गए इनके प्रकार, किनके बहुपदों के, किनके आधार पर, घात के आधार पर। और अब हम क्लास 10th के आधार पर हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, द्विघात वाले बहुपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्विघात वाले बहुपद होते क्या हैं, और आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि बहुपद है तो उसके शून्यांक भी हैं। तो ये द्विघात है तो द्विघात के शून्यांकों के बारे में जानकारी आप प्राप्त करेंगे कि द्विघात समीकरण होती कैसी है और उसके शून्यांक कैसे निकलते हैं, और उनसे ही फिर क्वेश्चन बनते हैं कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल। तो हम आगे चलते हैं कि द्विघात समीकरण पर। ये तो हो गई कि बहुपद के प्रकार और बहुपद क्या होता है। अब चलते हैं द्विघात बहुपद। कि द्विघात बहुपद होता क्या है। पहली बात तो ये कि द्विघात बहुपद की समीकरण क्या होती है। समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके अंदर हमें यह भी पता होना चाहिए भी x क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो x क्या है, जो है चर। चर का मतलब क्या है, जो चलायमान है, परिवर्तनमान है। और a क्या है, a b और c ये क्या है, अचर, जो फिक्स हैं, जो मान फिक्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये फिक्स मान है। और ये क्या है, x x चर मान है। चर का मतलब क्या है, परिवर्तनशील। जो परिवर्तनशील है वो क्या है, चर है। जैसे x², और जो अचर है वो परिवर्तनशील नहीं है। जैसे अब हम कोई समीकरण लेके देखें, जैसे ये तो क्या हो गई, द्विघात समीकरण का मॉडल हो गया। जैसे अब 2x² माइनस 8x प्लस 6 ये क्या है, द्विघात बहुपद है। कैसे पता चल रहा है कि द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 है, इसके ऊपर घात 2 है। तो ये क्या है, एक a के बराबर क्या है, a बराबर 2, b बराबर क्या है 8, क्योंकि x के जो गुणांक b है इसमें x का गुणांक क्या है 8, और c क्या है, c 6। अब मैंने जैसा कि बताया था कि ये क्या है, चर राशि जो परिवर्तनशील है, और ये क्या है अपरिवर्तनशील यानी कि अचर राशि। जैसे 2 तो बदलेगा नहीं, 2 तो 2 ही रहेगा। जैसे b क्या है 8 परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि 8 तो 8 ही रहेगा, वो बदलेगा कैसे, जो एक फिक्स संख्या है वो कैसे बदलेगी। जबकि x है जो क्या है, परिवर्तनशील है। वो कैसे परिवर्तनशील है, वो उसके शून्यांकों से पता चल जाएगा। जैसे अभी इसके शून्यांक प्राप्त करें, शून्यांक कैसे प्राप्त करें, 2 और 6 को गुणा करें और जोड़ने पर 8 है। 2 और 6 को गुणा करेंगे तो 12, गुणा करने पर तो 12 है और जोड़ने पर 8 है। ऐसी कोई 2 संख्याएं बताओ जिनसे गुणा करने पर तो 12 है और जोड़ने पर 8 है। जैसे गुणा कर दिए तो 12 और जोड़े तो 8 है। क्या हो गया, 2 6 दूनी 12, जोड़ने में 6 और 2 8, जो इन समीकरण से ही प्राप्त हो रहा है। जैसे अब इसको ऐसे लिख दूं, 2x² माइनस 6x माइनस 2x। जैसे कि अब 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 8, और ये हो गया 6। अब ये 2 पद है और ये 2 पद है, इन 2 पदों में से कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेना भी सीखना चाहिए कि कॉमन कैसे लेते हैं। जो उनमें जैसे समान, इनमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 2 कॉमन आ सकता है। इसमें x का भाग भी जा रहा है, इसमें भी x का भाग जा रहा है, यानी x भी कॉमन आ सकता है। तो यानी कि 2 और x, अब 2 और x का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा अंदर x,
इसमें 2 और x का, एक बार 2 का 6 में देंगे तो कितना बचा 3, और फिर x का x में देंगे तो क्या हो गया 1। यानी एक भाग देंगे, जब समान संख्या का समान संख्या में भाग देते हैं तो हल क्या आता है 1 आता है। अब इन दो क्या लेंगे, क्या है अगला चिन्ह माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है। अब इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो इसमें x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि एक ही पद में है। तो इसमें क्या बचा, जैसे 2 का भाग दिया इसमें तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा x, और ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया 3 बराबर 0 बराबर 0। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, जैसे 2x, अब इसको कैसे लिखेंगे 2x माइनस 2, और ये क्या हो गया 2x माइनस 2, ये x है यहां पे गलती हो गई, x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको ऊपर लेके आए, जैसे अब इसको यानी दो पद प्राप्त हो गए हमें, तो दो पदों को हम 0 के समान रखेंगे, दो पदों को हम 0 के समान रखेंगे। क्या है 2x माइनस 2 बराबर 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 बराबर 1, तो ये क्या हो गया एक पद हो गया। अब दूसरे पद को लेते हैं x माइनस 2 नहीं 3 बराबर 0, ध्यान रखो कि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, तो शून्यांक क्या निकले के आए, शून्यांक निकल के आए 1 और 3, शून्यांक निकल के आए 1 और 3। अब हमें यह भी पता चल गया कि द्विघात बहुपदों के शून्यांक किस प्रकार निकाले जाते हैं। अगर शून्यांक निकालने के लिए कहे कोई समीकरण देकर, तो इस विधि से आप शून्यांक निकाल सकते हो, और अगर आपको शून्यांक देकर समीकरण पूछे तो, या बहुपद द्विघात पूछे तो, पड़ गया ना चक्कर, पड़ गया ना। यानी कि आप कोई वो नहीं कहते अर्जुन रणभूमि, अर्जुन का बेटा क्या था, जो भी था मुझे नाम याद नहीं, जो अर्जुन का बेटा था वो रंगमंच के अंदर कौरवों के बीच में जो रचा षड्यंत्र था उसके अंदर घुस तो गया पर उसे निकलना नहीं आता था। उसी प्रकार अगर आपको इसके अंदर सोल्व करना आता है तो इससे वापस यानी शून्यांकों से वापस समीकरण निकालना भी आना चाहिए, नहीं तो आप अर्जुन के बेटे की इस तरह कौरवों के पास फंस जाओगे, यानी कि आप इस सवाल के अंदर उलझ के रह जाओगे। तो अब हमें क्या मिल गए, शून्यांक मिल गए, तो अब हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो ये जब कब होगा, शून्यांकों के योग और गुणनफल। हमने यहाँ क्या किया था, शून्यांकों को क्या किया था, गुणा किया था, यानी साइडों की संख्याओं को गुणा किया था, और बीच की संख्या जो है उसको तोड़ा था यानी घटाया था। तो उसी प्रकार शून्यांक का योग, शून्यांक का योग, तो शून्यांकों को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1 गुणा 3 बराबर माइनस बी बटा ए। अब आप ऐसे कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए कैसे ला दिए, कहां से ला दिए। अब आप यहां नोटिस करना कि ए प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 और 3 जो हमने समीकरण से प्राप्त किया है। ये तो सही है ना कि भाई एक अल्फा और बीटा कहां से आई है, समीकरण से प्राप्त हुई है, तो 1 प्लस 3, तो ये क्या हुआ 4। अब ये बी क्या है, अब समीकरण से ले उठा रहा हूं मैं, बी क्या है 8 माइनस का 8 और ए क्या है 2, तो 8 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या होगा आंसर 4, आंसर क्या आएगा 4 माइनस 8 बटा 2, तो आंसर 4। ये क्या हो गया शून्यांकों का योग। अब तो पता चल गया कि माइनस बी बटा ए क्यों आया, कहां से आया, इसी समीकरण से आया है। अब बात हो गई शून्यांक के योग के बारे में। अब चलते हैं शून्यांक के गुणनफल के बारे में। शून्यांक के गुणनफल क्या है, बहुपद
अब चलते हैं उस समीकरण के शून्यांकों को याद रखना। शून्यांक क्या क्या प्राप्त हुए थे उस समीकरण के? 1 और 3। अब हमने शून्यांकों का योग निकाल लिया था। क्या था? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब क्या है? शून्यांक का गुणनफल, जिसके अंदर हमने उस समीकरण के अंदर तो गुणा करके तोड़ा था, इस समीकरण के अंदर हम जोड़ेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। आप फिर कहोगे कि सी बटा ए कहां से आया? उस समीकरण में ए क्या था? 2 था और सी क्या था? 6 था। अब जैसे इस गुणा को सोल्व करते हैं, 1 गुणा 3, ये क्या है? शून्यांक बराबर सी क्या था उस समीकरण के अंदर? 6। और वो समीकरण में दोबारा लिख देता हूं, 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। सी क्या है? 6 और ए क्या है? 2। तो आंसर क्या आ गया? 3। आ गया ना? तो यही तो बात है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। अब इससे अब आपको यह पता चल गया शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांक के बारे में पता चल गया। तो अब आप समीकरण कैसे प्राप्त करोगे? अब उधर चलते हैं कि आप अब समीकरण प्राप्त कैसे करोगे। तो सी बटा ए, ये तो क्या हो गए? शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। और अब निकालेंगे क्या? समीकरण, उल्टी समीकरण। कौन सी? उल्टी, जिससे शून्यांक देगा और हमारे से समीकरण पूछेगा। तो वो समीकरण क्या थी? x² माइनस योग। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। योग यानी कि शून्यांकों का योग गुणा x प्लस गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। और अब इन समीकरण को हम इसके अंदर रखेंगे और समीकरण प्राप्त करेंगे। जैसे x², समीकरण याद रखना क्या थी वो, अभी काट देंगे माइनस शून्यांकों का योग क्या है? माइनस बी बटा ए, और बी बटा ए का मान कितना आया था? 3 आया था ना। बी बटा ए, और वो क्या था? माइनस का। और ये x प्लस गुणनफल क्या आया था? सी बटा ए। अब देखो इसमें क्या है? ए और ए दोनों में लघुत्तम क्या है? वो बटे में क्या है? ए। तो ये इधर क्या चल जाएगा? बटे में पूरे मिला से आकर इधर गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ax² माइनस बी एक्स प्लस सी बटे ए, क्योंकि वो आ गया लघुत्तम बराबर 0 और ए इधर गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्योंकि ये इससे गुणा हो जाएगा। प्राप्त हो गई वही समीकरण जिसके अंदर a क्या था? 2x² प्लस b क्या था? 8x माइनस प्लस और c क्या था? 6 बराबर 0। और अब इधर शून्यांकों का योग क्या था? 4 रख दो चाहिए, और 4 कब आया था? 1/4 वाला। तो उस समीकरण से भी आप इस प्रकार समीकरण प्राप्त कर सकते हो। अब ये तो हो गया क्या? शून्यांकों का योग। अब शून्यांक ज्ञात करने की और शून्यांक से समीकरण ज्ञात करने की, ये तो हो गई द्विघात बहुपद। जो क्या है?
क्या है 2.2। 2.2 के अंदर समीकरण देगा, शून्यांक पूछेगा, शून्यांक देगा, समीकरण पूछेगा। अगर आपको शून्यांक दे दे तो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, समीकरण प्राप्त कर लेंगे, जिसके अंदर आप सीधे, जैसे ये तो हो गया सिद्ध कराना, ये तो सिद्ध कराना हो गया। जैसे अब इस शून्यांक दे दे, शून्यांक दे दे, जैसे ये शून्यांक दे रखा है, या फिर कोई समीकरण और शून्यांक ले लेते हैं, जैसे शून्यांक, जैसे और शून्यांक ले ले, 2 और 3 ले ले, तो शून्यांक 2 और 3 ले ले, तो 2 और 3 आपको शून्यांक दे रखा है। अब उनसे क्या पूछेगा, आपको समीकरण पूछेगा, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, शून्यांकों का योग, ऑलरेडी योग दे रखा है, ना कि आपको क्या दे रखा, शून्यांक। शून्यांक नहीं दे रखा, शून्यांकों का योग दे रखा है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, समीकरण के अंदर रखेंगे। तो x² माइनस शून्यांकों का योग 2x प्लस शून्यांकों का गुणनफल 3, ये हो गया इसका आंसर। ये समीकरण प्राप्त हो गई। ये क्या हो गई, समीकरण प्राप्त हो गई, यानी कि शून्यांक दे देगा उसका से समीकरण प्राप्त हो गई। इसी प्रकार कई प्रकार के शून्यांक होते हैं, उनको इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब पार्ट 2 जिसके अंदर 2.3 जिसमें विभाजन एल्गोरिदम विभाजन सूत्र को समझाऊंगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण, उससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ये छोटे क्वेश्चन पूछता है, 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, और उससे बड़ा क्वेश्चन पूछता है जो 2 या 3 से नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और हाँ, हमने 2.2 के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ली, पर 2.1 को तो भूल गए, जिसके अंदर घात ग्राफ के अंदर, ये 2.1 का 2.2 का हो गया क्लियर। शून्यांक और समीकरण का जो खेल है वो यहीं तक समाप्त था। अब चलते हैं 2.1 जिसके अंदर क्या है, ग्राफ, और ग्राफ के अंदर पूछेगा कोटि। सिंपल सा एक फंडा है, अगर एक्स अक्ष पर जैसे कोई भी ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, जैसे ये कोई ग्राफ है, ये कोई रेखा है, तो इसमें अगर पूछे कि एक्स अक्ष की कोटि बताइए, एक्स अक्ष की, यानी एक्स अक्ष पर जितनी बार काटती है वो ही उसकी कोटि है, तो इसकी कोटि क्या हो गई, इसकी कोटि क्या हो गई, 1 कोटि हो गई। जैसे अब कोई दूसरा ग्राफ, इसकी कोटि क्या हो गई, इसकी कोटि भी 1 हो गई। जैसे तीसरा ग्राफ, इसकी कोटि, ये देखो कितनी बार एक्स अक्ष पे कट रहा है, 1 2 3, तो इसकी कोटि क्या हो गई, 3 हो गई। अब ये देखो कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो एक्स अक्ष की कोटि, यानी एक्स अक्ष की बोल रहा हूं ना मैं, एक्स अक्ष, तो इसमें वाई अक्ष की क्या है, देखो वाई अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष, ये खड़ी लाइन होती है उसे वाई अक्ष कहते हैं, तो वाई अक्ष की कोटि क्या हो गई, 1। इसमें वाई अक्ष की कोटि क्या हो गई, ये 1 बार काट रहा है तो इसकी वाई अक्ष की कोटि 1 हो गई। इसमें वाई अक्ष की कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। इस प्रकार से कोटि पूछता है 2.1 के अंदर, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। 1 नंबर का या ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ रहे उससे तो और कुछ बात है, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन उससे नहीं पूछता है। बड़ा क्वेश्चन पूछता है 2.3, जो पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके अंदर मैंने 2.1 और 2.2 को क्लियर किया है। तो सभी को धन्यवाद जो क्लास में लास्ट एंड तक बने रहे।